नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। दोस्तों, आपको पता ही है कल नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा में बहुत मार्मिक अपील करी है और उन्होंने कहा है कि ये देश हित के लिए है, देशभक्ति के लिए है और देशभक्ति अपनी साबित करने के लिए देशवासियों से अपील की गई है कि आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम से कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, आप सोना ना खरीदें, आप शादियां जो बाहर विदेशों में करते हैं वो ना करें, विदेश घूमने ना जाएं और इस तरह के ना जाने कई सारी अपील करी गई हैं। तो आखिरकार ये समझना जरूरी है कि ये अपील क्यों करी गई। क्या भारत की अर्थव्यवस्था अब उस खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है जिसका अर्थशास्त्री काफी लंबे समय से जिक्र करते चले आ रहे हैं, जिसको लेकर वो सचेत करते आ रहे हैं सरकार को कि देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है और ये वो नहीं है जो बाहर से दिखाई जा रही है। तो आज क्या हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह की अपील क्यों करनी पड़ी और इसके क्या कारण हैं, और उससे भी बड़ी बात है इसका आने वाले समय में क्या खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा और देशवासियों को। इस सब विषय पर हम चर्चा करेंगे प्रोफेसर अरुण कुमार जी से और समझेंगे कि आखिरकार देश की हालात कहाँ जा रहे हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो अरुण जी, ये प्रधानमंत्री को इस तरह की अपील क्यों करनी पड़ी, आखिर इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो ठीक कहा है, लेकिन 73 दिन बाद कहा है। जो उनको 73 दिन पहले बात कहनी चाहिए थी वो अब कह रहे हैं, क्योंकि स्थिति काफी बिगड़ गई। हम लोग को जो कदम उठाने चाहिए थे 1 मार्च से, वो हमने कदम नहीं उठाए। हालांकि हमें पता है कि जो युद्ध होते हैं एक बार शुरू तो लंबे अरसे चलते हैं। यूक्रेन का युद्ध 4 साल से चल रहा है, अफगानिस्तान में 10 साल चला, इराक में 10 साल चला, सीरिया में चला। तो ये युद्ध कोई छोटे अरसे के नहीं होते। अगर ये हफ्ता 10 दिन का होता तो चलिए ठीक है, हम झेल लेते, क्योंकि हमारे पास इतने रिजर्व्स वगैरह हैं या इतना जब प्रोडक्शन में स्टॉक्स होता है कि वो चल जाएगा। लेकिन जहां वो 10-12 दिन से ज्यादा चलता है तो वो परेशानी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि हम 85% अपना क्रूड बाहर से लेते हैं, 60% हमारा जो गैस है वो बाहर से आती है। और जब खाड़ी का जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो बंद हो गया तो वहां से 20% दुनिया की सप्लाई आती है गैस की और ये क्रूड ऑयल की, तो वो जब बंद हो गई तो दुनिया में 20% की शॉर्टेज हो गई इन चीज़ों की। तो ये जो सप्लाई शॉक है, ये सप्लाई शॉक सिर्फ एनर्जी का शॉक नहीं है, इसके साथ साथ और भी चीज़ों का शॉक है। क्योंकि जैसे कि ये आपके पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल होता है उसमें से फार्मास्यूटिकल्स के लिए आपको केमिकल्स मिलते हैं, प्लास्टिक बनाने के लिए केमिकल्स मिलते हैं, सल्फर इससे निकलता है जिससे आप सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं जो कि आपके माइनिंग में इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर इससे बनता है जो कि खाद होती है जो कि आप जो खाना बना उत्पादन में जो इस्तेमाल होता है, जो फूड क्रॉप्स में इस्तेमाल होता है। तो ये सिर्फ सप्लाई शॉक एनर्जी का नहीं है, एनर्जी अपने आप में एक बड़ा शौक है, क्योंकि हर चीज के उत्पादन में एनर्जी चाहिए, हर चीज के डिस्ट्रीब्यूशन में एनर्जी चाहिए, हर चीज के खपत में एनर्जी चाहिए। आपको खाना बनाना है तो भी आपको एनर्जी चाहिए, आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो भी एनर्जी चाहिए, आपको जो है अगर खाद से आपको जो है फूड ग्रेन्स बनाने हैं तो भी एनर्जी चाहिए। तो सब चीज में एनर्जी का है, लेकिन एनर्जी के साथ और चीजों की भी किल्लत हो गई। तो ये एक बड़ा वो जो है सप्लाई शॉक है। तो ये पता था कि ये सप्लाई शॉक से सारी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। हमारे गरीब तो पलायन करना शुरू कर दिया उन्होंने शहरों से गांव, क्योंकि जब गैस नहीं मिल रही या गैस मिल रही है तो 1 किलो का जो 100 रुपए में आता था वो 5 किलो 100 में आ रहा है। तो अब जब हमारे जो असंगठित क्षेत्र के जो 94% लोग हैं जो 10-11-12 हज़ार रुपए प्रति माह या उससे कम कमाते हैं, उनके लिए अगर 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया तो उनका सारा बजट चला गया, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके जो खाना पीना सब खत्म हो गया। तो उनके लिए तो 60% की जब इन्फ्लेशन हो गया। ऑफिशियल इन्फ्लेशन रेट चाहे 4% हो, लेकिन उन गरीब आदमियों को जिनको गैस पे जब मतलब 950 का सिलेंडर 5,000 में मिलेगा तो उनके लिए तो 60% का इन्फ्लेशन हो गया, तो उनकी परिस्थिति खराब हो गई। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी हुआ क्या है, क्योंकि हमने जो एक्सपोर्ट करते थे रिफाइंड प्रोडक्ट, जैसे कि नायरा जो रिफाइनरी है और जो रिलायंस की है, वो 20 से 30% तो एक्सपोर्ट करते थे हमारा उत्पादन। तो जो हमारा क्रूड है भंडार यहाँ पे वो एक्सपोर्ट में लग गया, तो इसलिए हमारे क्रूड के रिजर्व्स काफी तेजी से गिरे हैं। और मार्च में हमने 40% कम इंपोर्ट किया है क्योंकि उपलब्ध नहीं था। तो हमारी जो गिरावट है वो काफी तेजी से है। तो अब स्थिति खराब हो रही है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने तुरंत ये बात कही है। तो पर 73 दिन लेट कही है, क्योंकि स्थिति अभी भी पता नहीं हॉर्मुज़ स्ट्रेट कब खुलेगा, और खुल भी गया अगर कल भी तो फिर 3-4 महीने लगेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बॉम्बिंग हुई है ईरान में, इराक में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में और ओमान में।
तो वो ठीक नहीं होगा। ओमान ने तो कहा कि जो गैस फील्ड पे अटैक हुआ उसको तो 3 से 5 साल लगेंगे ठीक करने में। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कल भी खुलता है तो भी 3-4 महीने तक जो किल्लत रहेगी, और क्योंकि हमारे स्टॉक्स कम हो गए हैं तो इसलिए हमारी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अभी इलेक्शन की वजह से सरकार ने कुछ अनाउंस नहीं किया, वो तो पार्लियामेंट में कहते रहे कि सब कुछ ठीक है, हमारे पास तो खूब भंडार है, हम तो अपना हमारे जो पास देख पर्याप्त लेंगे, भंडार है, हमारे एग्जैक्टली। पर्याप्त लेकिन भंडार वगैरह है। लेकिन वो बात जी, सही नहीं थी, और इसी ने हमारी परेशानी आज ज़्यादा बढ़ गई है। इसीलिए अब प्रधानमंत्री को ये बात कहनी पड़ी कि अब हमको इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचाने के लिए, और एक ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी मतलब कि हमें खपत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्पादन पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अरुण जी, अब एक चीज बताइए कि हमने चलिए एनर्जी की बात कर ली, लेकिन एनर्जी के साथ साथ गोल्ड खरीदने पे पाबंदी क्यों लगाई? मतलब पाबंदी नहीं, मतलब अपील करिए कि भाई गोल्ड ना खरीदें, तो उसके देखिए, पीछे क्या कारण है? वजह तो बड़ी सीधी है। देखिए, हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो गिर गया है, क्योंकि जो वेस्ट एशिया के जो देश हैं उनसे हमारा 16% एक्सपोर्ट होता है। तो वहां तो अब एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा, क्योंकि वहां पे तो जहाज जा नहीं पा रहे हैं, है ना, हवाई जहाज भी बहुत कम जा रहे हैं, तो एक्सपोर्ट वहां का गिर गया, है ना। दूसरा कि बाकी और देशों में भी एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, क्योंकि सब जगह एनर्जी के दाम बढ़ गए, हमारे जो शिपिंग का कॉस्ट है वो बढ़ गया, क्योंकि शिपिंग जो लाइंस में, इंश्योरेंस में, सब में जब बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया तो सब चीजों का दाम बढ़ गया, एयर फेयर बढ़ गए, है ना। तो इसलिए हमारा एक्सपोर्ट गिर गया। जो हमारा इंपोर्ट है उसका डॉलर वैल्यू बढ़ गया, क्योंकि जब हमारी एनर्जी के जब दाम बढ़ गए तो जो $70 प्रति बैरल आता था वो $100 के आसपास चल रहा है। तो मतलब हर 1 मिलियन बैरल पे आपका जो बढ़ गया, है ना। तो इसलिए जो आपका जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ गया, एक्सपोर्ट आपका कम हो गया, तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होगा। जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होगा तो उससे फिर आपको जो कंट्रोल करना पड़ेगा अपना इंपोर्ट, इसीलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात है। और मैंने जैसे जब 1 मार्च से जो अपना लेख लिखा था तो उसमें मैंने कहा था कि हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स कौन से हैं, फॉरेन हम्म एक्सचेंज इंटेंसिव सेक्टर्स कौन से हैं, और उनमें जो गैर जरूरी चीजें हैं उनको रोकना पड़ेगा, और जो जरूरी चीजें उसको करना पड़ेगा। तो जो सोना है जो इंपोर्ट होता है उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज के जब बाहर जाता है तो फॉरेन एक्सचेंज में कमी आती है। तो फॉरेन एक्सचेंज में कमी तो वैसे ही चल रही है, क्योंकि अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो करीब करीब जीरो के बराबर आ रहा है, और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर जा रहा है, और जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है वो भी यहाँ से अपने जो डिपॉजिट्स वापस ले रहे हैं, और जो हमारे जो लोग वहाँ पे पश्चिम एशिया में 1 करोड़ लोग रहते हैं उनसे जो हमारे रेमिटेंसेज हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ से जो वापस देश आ रहे हैं। तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज के भंडार पे काफी आफत है, और इसीलिए हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। अगर फॉरेन एक्सचेंज के भंडार इसी तरह कम होते रहेंगे तो रुपया और कमजोर होता रहेगा। और गोल्ड एक इनएसेंशियल है। और आप ये भी देखिए कि गोल्ड का अभी जो सेल हो रहा है, तो जो कंपनियां जो सोने की चीजें बेचती हैं वो कह रही हैं कि इस समय बार की बिक्री हो रही है, न कि ज्वेलरी की। तो बार का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट के लिए हो रहा है, और ज्वेलरी था हम्म वो कंजम्पशन के लिए था। और क्यों हो रहा हम्म है? क्योंकि आज रुपए की साख कम हो गई तो लोग जो रुपए से छोड़ के जो गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, है ना, या डॉलर की तरफ जाएंगे। पर डॉलर में क्योंकि परेशानी है तो इसलिए गोल्ड की तरफ जाएंगे। तो गोल्ड फिर और ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, और आएगा तो फिर और परेशानी हो जाएगी। तो जैसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, उसी तरह हमारा जितना भी सोना है वो इंपोर्टेड होता है। उसी तरह जैसे कि हमारे जो खाने पीने का तेल है, पाम ऑयल वगैरह, वो बाहर से आता है, क्योंकि हमारे पास शॉर्टेज है। तो इसलिए सरकार ने कहा कि आप तेल भी कम इस्तेमाल करिए खाने पीने में, है ना। तो तेल भी कम करिए, सोना भी कम करिए, और जो आपका जो ट्रैवल वगैरह है उस पर भी कम करिए, और विदेशी ट्रैवल भी कम करिए, क्योंकि उस पर भी फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है। तो इसमें स्थिति काफी नाजुक है, क्योंकि हमारे जो बजट है उसमें सब्सिडी बढ़ेगी, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें जो डेफिसिट बढ़ जाएगा, हमारा जो मतलब जो प्रोडक्शन है उसमें असर पड़ेगा, हमारे दाम पे असर पड़ेगा। तो पूरा का पूरा मैक्रो गड़बड़ा रहा है। तो अब सरकार ने एडमिट किया है, क्योंकि अब सरकार मुझे लगता है झेल नहीं पाएगी। जो 73 दिन उन्होंने झेल लिया, कि इलेक्शन की वजह से झेल लिया, अब वो नहीं कर पाएगी। इसलिए उन्होंने एक तरह से कॉशन किया है समाज को कि अब ये सब चीजें हमको करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, ये सब करनी पड़ेगी। लेकिन अरुण जी, अब एक चीज ये बताइए कि मैं इस पे थोड़ा सा एक और चीज समझना चाहता हूँ कि अभी अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले चाइना ने अपनी गोल्ड इंपोर्ट पॉलिसी चेंज करी है। उन्होंने तो कह दिया है कि अब गोल्ड अब ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट किया जा सकता है, यानी कि पहले एक लिमिटेशंस लगाई गई थी, हर नए इंपोर्ट के लिए उनको लाइसेंस लेना पड़ता था इंपोर्टर्स को, लेकिन अब एक ही लाइसेंस के ऊपर वो अनलिमिटेड गोल्ड ले सकते हैं जितनी उनको क्वांटिटी डिफाइन करेगी। तो एक तरफ चाइना इसी सिचुएशन में कह रहा है कि गोल्ड हम ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, और भारत कह रहा है कि भाई गोल्ड बाई मत करो। तो ये किस तरह से हम इसको कैसे देखें?
देखिए जो चाइना के रिजर्व्स हैं वो उन्होंने खुद अर्न किए हैं, उनका ट्रेड में सरप्लस है, तो उनका जो रिजर्व्स करीब $3.5 ट्रिलियन के आसपास है, वो डॉलर से हटके गोल्ड में जा रहे हैं। जितने भी सेंट्रल बैंक है दुनिया के, उन्होंने अपना जो डॉलर होल्डिंग है वो कम किया है पिछले 3-4 साल में, क्योंकि सबको खतरा है कि कहीं कल जो है कोई सैंक्शन लगा दे अमेरिका, और गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा कि पिछले 3 साल में जो गोल्ड के दाम बहुत ज्यादा बढ़े हैं, क्योंकि सारे सेंट्रल बैंक गोल्ड होल्ड कर रहे हैं। फिर दूसरा, क्योंकि अनिश्चितता होती है तो लोग गोल्ड को होल्ड करते हैं, तो गोल्ड की डिमांड, तो मुझे लगता है चीन ने इसलिए किया होगा कि जिससे कि जो डॉलर रिजर्व है वो कम हो जाए और गोल्ड होल्डिंग चाइना में ज्यादा हो जाए। हमारे यहाँ समस्या उल्टी है, हमारे जो रिजर्व्स हैं वो बोरोड रिजर्व्स हैं, क्योंकि हमने जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आया, पर हमारा ट्रेड अकाउंट में तो डेफिसिट ही चलता है, तो वो हमने अर्न नहीं किया है। वो जो भी हमारा रिजर्व है उसके पीछे कोई ना कोई लोन छुपा हुआ है, तो इसलिए वो लोन वापस जा सकता है। इसलिए हमें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कंजर्व करना है, जबकि उनके पास बहुत सरप्लस है, जिसको वो चाहते हैं कि वो डॉलर की जगह वो गोल्ड के फॉर्म में जो हो। इसलिए हमारा बिहेवियर और उनका बिहेवियर अलग है, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट चलता है, उनका ट्रेड में जबरदस्त सरप्लस है। इतना ही नहीं है, पिछले साल ट्रंप के टैरिफ लगाने के बावजूद उनका ट्रेड सरप्लस बढ़ गया, उनका करीब $850 बिलियन का जो होता था वो $1 ट्रिलियन से ऊपर चला गया। तो उनका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ता चला जा रहा है। वजह उसकी यह है कि उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। हमें चीन से $102 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है हमारा, क्योंकि हमको वहां से लो टेक्नोलॉजी आइटम भी लेना पड़ता है, हाई टेक्नोलॉजी आइटम भी आ रहा है। तो हमारे पतंग का मांझा भी आ रहा है, और जो पिचकारी भी आ रही है, गणेश की मूर्ति भी आ रही है, और जो एपीआई फॉर फार्मास्यूटिकल भी आ रहा है, फिर जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आ रहे हैं, फिर बहुत सारी फैक्ट्रियों में उनकी मशीनरी आ रही है, क्योंकि वो मशीनरी भी वो बेहतर बना रहे हैं और जब मतलब वो सस्ते दाम पे दे रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा जो डेफिसिट जो है वो इसलिए क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है। हमको टेक्नोलॉजी के जो आइटम्स है वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जबकि चीन है वो एक्सपोर्ट करता है। उन्होंने आर&डी पे बहुत उन्होंने किया है, उनका जो आर&डी पे 3% जीडीपी का खर्च है, हमारा 0.65% है, और उनकी अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुनी बड़ी है, तो हमसे 22 गुना ज्यादा आर&डी पे खर्च कर रहे हैं। इसलिए वो हर टेक्नोलॉजी में अगर आप देखें तो आगे निकलते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि एआई में वो अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं। उनका जो एआई का जो है डीप सीक, वो टक्कर दे रहा है एआई के जो वहाँ पे अमेरिका के मॉडल्स निकल रहे हैं। तो उन्होंने ये एक स्ट्रेटेजिक वो किया है, वो स्ट्रेटेजिकली उन्होंने किया है कि हमको एक इंडिपेंडेंट पाथ अडॉप्ट करना है। हमारा कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक वो नहीं रहा कि हमको इंडिपेंडेंट पाथ करना है, तो इसलिए हम निर्भर रहे, अमेरिका से इंपोर्ट कर लिया डिफेंस इक्विपमेंट, रूस से कर लिया, और जो चीज़ें जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए वो हम जो चीन से कर रहे हैं। तो अगर हमारी जो ऑटोनॉमी है वो ऑटोनॉमी कर्टेल हो गई है, क्योंकि हमको तीनों की बात सुननी पड़ती है। हम रूस को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वहाँ से S-400 मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल है, फिर जो सुखोई है, वो हमारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं डिफेंस के। चीन से हमको जो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अमेरिका से हम जो डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह ले रहे हैं और अमेरिका के ऊपर निर्भर ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। तो हमें जो R&D में हमारी कमजोरी रही है पिछले सालों में, उसकी वजह से हमें बहुत धक्के लगे हैं। जी, तो यानी कि जो हमारे पास में फॉरेन रिजर्व है वो सारा का सारा कहीं ना कहीं किसी रूप में लोन के रूप में छिपा हुआ है, तो वो जा सकता है, तो हमारा वो रियल नहीं है, जबकि चाइना का वो कमाया हुआ है और उनके पास इस वजह से सरप्लस है। तो हमारी और उनकी पॉलिसी जाहिर सी बात है वो डिफरेंट होगी। तो कई बार जो ये मीडिया में खबरें आ जाती है कि हमारा फॉरेन रिजर्व इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, तो वो भी कोई बहुत ज्यादा खुश होने की बात नहीं होती है, और उसका जो इम्पैक्ट है जो आज की तारीख में हम देख पा रहे हैं वो दिख रहा है। अब प्रोफेसर साहब एक बात और बताइए, अब सरकार कह रही कि चलिए हम मान लीजिए घूमना छोड़ दें, सोना भी खरीदना कम कर दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इस्तेमाल करना शुरू कर दें, लेकिन वो कह रही है तेल भी कम खाइए, तो ये क्या बात हुई, ये भी थोड़ा सा समझाएं। देखिए ऐसा है कि जो फॉरेन ट्रैवल है ना, और सोना खरीदना, वो तो टॉप 3% ही करते हैं देश के, है ना। जी, तो जी, वहां पे वो लग्जरी आइटम है, फॉरेन ट्रैवल एक लग्जरी आइटम है, सोना खरीदना एक लग्जरी आइटम है। उसको आप कम करेंगे तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचेगा, जो आप फिर जो एसेंशियल्स की तरफ करेंगे। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि एसेंशियल और इनएसेंशियल में डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा, है ना। जो इनएसेंशियल है उसको हमें कर्टेल करना पड़ेगा, एसेंशियल को हमको जो सपोर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए पर डीजल के दाम मत बढ़ाइए, क्योंकि डीजल हमारे जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होता है, बहुत इन्फ्लेशनरी हो जाता है। जबकि पेट्रोल का बढ़ाएंगे तो वो इतना इन्फ्लेशनरी नहीं होगा, हालांकि उसका भी असर पड़ेगा।
आम आदमी के ऊपर, क्योंकि उसका ट्रैवल ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, पर लेकिन उतना जी। असर नहीं पड़ेगा जितना डीजल का है ना। उसी तरह अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना शुरू करेंगे तो जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उसमें जो 10 गुना ज़्यादा खपत होगी, क्योंकि एक बस में 30 लोग होंगे और 2 कारों में 3 लोग होंगे। तो जो अगर हम जो कारों से अपना जो बसों में जाना शुरू कर देंगे तो 1/10 हो जाएगा हमारा जो कंजम्पशन डीजल का जो लगेगा, तो उससे भी हमारी बचत होगी। मेट्रो में जाएंगे तो और भी उससे सेविंग होगी। तो इसलिए ये भी एक ज़रूरी है। और आम आदमी तो जा ही रहा है बसों में और जो इसमें, अब ये है कि हमें अमीरों को जो कन्विंस कराना है, अपर मिडिल क्लास को, कि भाई आप अपनी कारों को घर में छोड़िए, आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आइए। वो करेंगे या नहीं करेंगे? वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सरकार को एक नमूना पेश करना पड़ेगा, उनको एक उदाहरण पेश करना पड़ेगा कि सरकार फिजूल खर्ची बंद करे। अभी आप सरकार में देखें कितनी ज़बरदस्त फिजूल खर्ची होती है। अभी इलेक्शन में आप देखें कितना ट्रैवल, कितना क्या-क्या हुआ। तो क्या हम वो जो 73 दिन से अपना रोक देते तो हमारे जो डीजल और जो पेट्रोल के स्टॉक और ज़्यादा लास्ट करते, वो हमने नहीं रोका। तो इसीलिए मेरा मानना है कि सरकार को और कॉर्पोरेट सेक्टर को अपना कंजम्पशन जो है वो कर्टेल करना पड़ेगा, कि वो ज़्यादा लग्जरी कंजम्पशन है। वो कंजम्पशन जब कर्टेल करेंगे तो हमारे देश में बचत होगी और एक एग्जाम्पल सेट होगा औरों के लिए कि भाई हम भी ऐसा करें। जैसे कि कहा जाता हम है भी कि लाल ऐसा। बहादुर शास्त्री ने कहा कि भाई हम एक ही दिन खाना खाएं, एक दिन खाना रोक दें अपना, तो जब उससे बचत होगी। तो उन्होंने पहले एग्जाम्पल सेट किया, फिर लोगों को कहा। तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल सेट करने की बात है। और प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री को हमारे जो पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। 73 दिन से वो कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे थे, तो इसलिए ये बात ज्यादा हो गई। और जिस तरह से प्रधानमंत्री रोज अटैक करते हैं ऑपोजिशन को, तो ऑपोजिशन को साथ कैसे लेंगे? तो एक प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ रूलिंग पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। उनको तो एक स्टेट्सपर्सनशिप दिखानी चाहिए। उनको कहना चाहिए चाहे जो ऑपोजिशन कुछ भी कहे, मैं उस लेवल पे नहीं आऊंगा। मेरा एक प्राइम मिनिस्टरशिप है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं देश का, मैं अपनी गरिमा जो खुद मेंटेन करूंगा, है ना। मैं वो स्ट्रीट लेवल पे नहीं आऊंगा जो कि सपोजिंग ऑपोजिशन आता है। तो उससे क्या होगा कि एक माहौल बनेगा, उससे देश में ये होगा कि लड़ाई झगड़े कम होंगे। उससे ये जो खून खराबा जो होता है जो इलेक्शन के दौरान में, कि एक दूसरे के जो काट में लगे रहते हैं, वो खत्म होगा। तो फिर हम एक यूनिटी की बात कर सकते हैं। और इस समय तो यूनाइटेडली हमें एक्ट करना है, क्योंकि ये अगर परेशानी जो देश की बढ़ती है तो ऑपोजिशन को भी असर करेगी और रूलिंग पार्टी को भी, आम पब्लिक को तो करेगी करेगी। तो इसलिए हमें तो एक उदाहरण भी पेश करना है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अब एक स्टेट्स पर्सन की तरफ सामने आए और वो सबको कॉन्फिडेंस में लें, और फिर हमारी अपील होगी वो ज्यादा सुनी जाएगी। और नहीं तो बिल्कुल वो सही कह इतनी रहे हैं। सुनी पहले हमें जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पहले हमको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए और एक स्टेट्समैन की तरह बिहेव करना चाहिए, तभी चीज़ों को ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी मिलेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताइए, अगर सरकार कह रही है कि हमें फॉरेन एक्सचेंज को बचाना चाहिए, जो बाहर खर्चा नहीं करना चाहिए और जिससे मेरा फॉरेन एक्सचेंज बाहर ना जाए, तो क्या उसके साथ साथ सरकार को इस पे भी फोकस नहीं करना चाहिए कि भी किसी तरह से हमारा एक्सपोर्ट बढ़े? क्योंकि अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा, सिर्फ बचाने से तो काम नहीं चलेगा। पीयूष गोयल जी ने कह दिया कि भाई 2030-31 तक हमको $2 ट्रिलियन जो है ना का एक्सपोर्ट बनाना है, बढ़ाना है, तो वो कैसे होगा सर? देखिए, एक्सपोर्ट बढ़ाना हमारे हाथ में इतना नहीं है जितना कि इंपोर्ट कर्व करना हमारे हाथ में है। क्योंकि एक्सपोर्ट निर्भर करता है कि बाहर के देश हमारा माल कितना खरीदेंगे। वो तभी खरीदेंगे जब हमारा माल सस्ता होगा। उसके लिए हमारे पास R&D और टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। चीन ने कैसे किया? उन्होंने टेक्नोलॉजी जो डेवलप की, उनके लॉजिस्टिक्स डेवलप किए, तो बहुत सस्ता दे रहे हैं। मतलब कि वो अगर हमारी गणेश की मूर्ति और पिचकारी हमें सस्ती दे रहे हैं, या मांझा सस्ता दे रहे हैं जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, तो इसका मतलब उनके पास टेक्नोलॉजी है, लॉजिस्टिक्स है, जिसका उनका कॉस्ट कम हो जाता है। तो हमको भी जब तक R&D नहीं करेंगे, लॉजिस्टिक्स पे ध्यान नहीं देंगे, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ने वाला। तो एक्सपोर्ट, और खासकर इस समय जब क्राइसिस है दुनिया में, तो उस समय तो एक्सपोर्ट वैसे ही लोग कम, मतलब जब खरीदेंगे हमसे, तो हमारे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगे। तो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात इस समय कर सकते हैं, एक्सपोर्ट हम बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है। तो जो जो चीजें नॉन एसेंशियल हैं वहां पे हम कर्व करें, और फिर जो चीजें हम बना सकते हैं वो अपनी बना के देश में जो खुद ही करें। लेकिन हमारी सरकार तो अर्थव्यवस्था को ओपन अप करती चली जा रही है, अमेरिका के दबाव में ओपन अप करती चली जा रही है। तो ये जो नीति है इसको भी बदलना पड़ेगा। फिर हमारा जो रोजगार है उसकी नीति को हमको बदलना पड़ेगा। अभी हम कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स को जब प्रमोट करते हैं, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को डिक्लाइन में कर रहे हैं। तो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो लेबर इंटेंसिव वो पिट रहा है, और जो कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइज सेक्टर वो आगे बढ़ रहा है। पर जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर उसमें एनर्जी की खपत ज्यादा है। तो एनर्जी की खपत हम अगर कम करनी है तो हमें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर निर्भर होना चाहिए। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, गरीबी भी कम होगी।
तो आम आदमी के हाथ में इनकम ज्यादा होगी तो वो जो क्राइसिस है उससे डील कर पाएगा, नहीं तो क्राइसिस से डील भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि सरकार को अपने जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है जो उन्होंने पिछले 10-12 साल से अपनाया है उसको ही बदलना पड़ेगा। जब तक वो उसको नहीं बदलेंगे तो इस क्राइसिस से भी डील नहीं कर पाएंगे। जी, इस क्राइसिस से भी डील नहीं कर पाएंगे। एक सवाल और, पीछे आपको याद होगा बर्नस्टीन ने एक पत्र लिखा था, चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को सीधे, और उन्होंने कहा जो फ्रीबीज कल्चर है जिसकी और इसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी गर्त में जा रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं कि जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं इलेक्शंस जीतने के लिए, और ये कल्चर बनता चला जा रहा है और हर राज्यों में ये बर्डन होता चला जा रहा है, और ये अल्टीमेटली तो हमारी जो इकोनॉमिक्स है, हमारी जो अर्थशास्त्र है, उसके ऊपर तो आ ही रहा है असर ना। बिल्कुल। तो ऐसा है कि देखिए हम तो जब 75 साल से ज़्यादा हो गए आज़ादी मिले और गरीबी अभी भी बरकरार है। गरीबी की परिभाषा बदलती जाती है, जैसे-जैसे टेक्निकल चेंज होता है, जैसे-जैसे समाज में बदलाव आता है, तो जो गरीबी की रेखा 1960 की थी वो आज की नहीं है, पर गरीबी बनी हुई है। तो गरीब को हम कहते जा रहे हैं कि भई आपका भी सुधार हो जाएगा, आपका भी सुधार जाएगा, पॉलिटिशियन जाके प्रॉमिस करता है। तो अब पिछले 10 साल में अगर आप देखें, तो लोगों ने पॉलिटिशियन पे विश्वास करना खत्म कर दिया है। अब उनका विश्वास नहीं है कि आप जो 10 साल बाद ठीक हो जाएंगे, 15 साल बाद ठीक हो जाएंगे। जब 70 साल में ज्यादा सुधार नहीं हुआ तो 10-15 साल में क्या हो जाएगा। तो आज जो पब्लिक है वो कहती है कि भाई आज आप हमें क्या देंगे। तो हमने जैसे 2019 के पहले एक दो पार्टीज को जब मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग वगैरह में मदद किया था, तो जो नेता थे वो कहते थे कि नहीं हमें आज क्या देना है वो हमारे मैनिफेस्टो में होना चाहिए, क्योंकि सभी पार्टी यही कह रही हैं कि हम ये रुपया देंगे, हम ये साइकिल देंगे, हम ये फ्रीबी देंगे। तो एक कंपटीशन में आ गया है और पब्लिक भी कह रही कि जे अगर आज कुछ मिल जाता है तो वही सही, क्योंकि बाद में तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए जो जनता का विश्वास हमारे जो पॉलिटिकल क्लास में एक तरह से खत्म हो गया है और इसीलिए सब पार्टीज को कॉम्पिटिटिवली फ्रीबीज देना पड़ रहा है और उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा फ्यूचर डेवलपमेंट है वो कमजोर पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं कि इससे खपत नहीं बढ़ती, जो फ्रीबी आपने पैसा दिया या साइकिल दी तो उससे भी कंजम्पशन होता है, प्रोडक्शन होता है, लेकिन अगर वो चीज इन्वेस्ट होती तो आपका परमानेंट जॉब क्रिएशन होता। ये जो आपने किया इससे परमानेंट जॉब क्रिएशन नहीं होगा, तो आगे आने वाले समय में भी आपको और फ्रीबीज देनी पड़ेंगी और रोजगार नहीं जनरेट होगा। जबकि अगर आप जितना पैसा फ्रीबी में दे रहे हैं उतना आप जो इन्वेस्ट करते तो उससे जब फ्यूचर में जॉब्स और क्रिएट होते, पॉवर्टी और कम होती। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो फ्रीबी कल्चर है वो दिखा रहा है कि आज हमारे पॉलिटिकल क्लास पे जो आम जनता का जब भरोसा खत्म हो गया है, तो जो जितना ब्राइब कर रहा है उसको उतना वोट मिल रहा है। खासकर जो एनडीए रूल स्टेट्स हैं वहां पे इसका फायदा मिल रहा है, लेकिन जो ऑपरेशन रूल स्टेट्स हैं वहां पे फ्रीबीज का भी फायदा नहीं मिल रहा है। अभी बंगाल में आपने देखा कि कितने सारे दिए हुए हैं लेकिन वहां पे उनको फायदा नहीं मिला, है ना। तो इसलिए ये फ्रीबी कल्चर जो है वो जो रूलिंग पार्टी है उसको भी और सपोर्ट कर रहा है, उसको और सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल ठीक। लास्ट में मुझे थोड़ा सा ये बताइए हमारे दर्शकों को कि जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, इसके ऊपर आने वाले समय में किस तरह की आफत आ सकती है और इनको किस तरह का कॉशन रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो अपील कर दी कि भाई आप तेल मत खाओ, गाड़ी में मत चलो, XYZ जो भी चीजें हैं। तो जो जिन लोगों के पास गाड़ियां ऑलरेडी नहीं है, जो ऑलरेडी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिनको खाने के ऊपर भी फिलहाल के लिए एक तरह से पाबंदी या रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात करी गई है कि भाई कम खाएं, तो ऐसी स्थिति में आप इनको किस तरह से सचेत करना चाहते हैं कि क्या पैसा इनको बचा के रखना चाहिए, आगे और संकट आ सकता है, क्या ऐसे लोगों की नौकरियां भविष्य में जाने का खतरा और बढ़ सकता है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं आने वाले 6 महीनों में और 12 महीनों में। देखिए अगर ये युद्ध लंबा खींचता है ना, तो ये परेशानी और बढ़ती जाएगी और हमारी अर्थव्यवस्था ऑलरेडी स्टैगफ्लेशन में एक तरह से है, क्योंकि उत्पादन में कमी हो रही है और जो हमारा जो प्राइस राइज है वो बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि ऑफिशियल प्राइस राइज नहीं बढ़ा, पर जैसे कि जो सिलेंडर है अगर जो 950 रुपए का 5000 में जा रहा है, तो गरीब आदमी की तो इन्फ्लेशन 50% हो गया है, तो उसका इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी बहुत हाई है और उसका जॉब जो है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि जगह जगह उत्पादन पे असर पड़ रहा है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि मोरबी में जहाँ पे सिरेमिक टाइल बनती हैं वहाँ गैस नहीं होने से वो टाइल बननी बंद हो गई हैं। उसी तरह प्लास्टिक इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पर क्लोजर हो रहा है क्योंकि प्लास्टिक जो है उपलब्ध नहीं है। खुर्जा में आपका सिरेमिक जो बनता था वहाँ पे गैस नहीं होने की वजह से वहाँ पे काफ़ी जो परेशानी आई है। आपके होटल्स और रेस्टोरेंट में परेशानी आई है क्योंकि अब जब खाना महंगा हो गया, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता या गैस नहीं है तो खाना जो उतना बन नहीं पा रहा है जितना होना चाहिए। तो बहुत सारे एरियाज में आपके जो परेशानी है तो उत्पादन आपका कम हुआ है। तो इसलिए इसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं कि एक तरफ दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो है अर्थव्यवस्था में स्टैग्नेशन है। अगर ये स्थिति और बिगड़ती रही तो एक रिसेशन आ जाएगा क्योंकि दाम और तेजी से बढ़ेंगे।
जब दाम और तेजी से बढ़ेंगे तो डिमांड और कम हो जाएगी। तो इसलिए जो मेरा मानना है कि जैसे गरीब आदमी है उसके पास तो कोई बचत होती नहीं, इसीलिए जैसे ही उसके पास गैस की किल्लत हुई या जैसे ही पैंडेमिक में उसकी आमदनी कम हुई तो तुरंत गांव की तरह चला गया, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं। तो वो कहते हैं कि हमारे पास तो एक हफ्ते के लिए भी बचत नहीं है। तो उसको तो वो बेचारा क्या बचाएगा, है ना, उसको तो परेशानी और झेलनी है, उसको तो अपना पेट काटना पड़ेगा। जैसे कि जो मेरे घर में एक आता है मालिश करने वाला, वो कहता है मैं दिन में एक बार ही खाना बनाता हूँ, है ना, और बच्चे कह रहे हैं कि रोज बस हम दाल रोटी खा रहे हैं, सब्जी वगैरह तो कुछ आ ही नहीं रही क्योंकि पैसा नहीं है। तो इसलिए जो उनकी तो परेशानी है कि उनके पास तो कुछ बचत है ही नहीं, तो वो तो क्राइसिस में है। जो लोअर मिडिल क्लास है उसके पास थोड़ी बहुत बचत होती थी, पर लेकिन अब दाम बढ़ने से वो खत्म हो जाएगी। मिडिल क्लास जो है उसके पास थोड़ी ज्यादा बचत होती थी, उसको अपना बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में उसके बच्चों को काम नहीं मिलेगा, उसका प्राइस राइज होगा तो उसको परेशानी होगी। जो अमीर है उसके पास ऑलरेडी काफी सेविंग है, वो खर्चा अपना जो उसी तरह कर सकता है जैसे कर रहा है, पर उसको भी ये देखना पड़ेगा कि वो मतलब जो क्राइसिस जब बढ़ेगा तो हमारा जो रुपया और कमजोर होगा, डॉलर और आगे बढ़ेगा, और अगर उसका पैसा कहीं बाहर है तो उसकी जो वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो पैसा है उसकी वैल्यू घटती चली जाएगी। तो अलग अलग तबकों पे अलग अलग तरह का असर पड़ेगा। लेकिन अगर जब सारे देश में उत्पादन पे असर पड़ेगा, दामों पे असर पड़ेगा, तो सबको असर करेगा। ऐसा नहीं कि कोई बचा रहेगा, पर लेकिन हाँ जो काला बाजारी कर रहा है वो बहुत कमा रहा है। तो सरकार को एक कड़ा कदम उठा के काला बाजारी तो तुरंत रोकनी चाहिए। फर्टिलाइजर में काला बाजारी हो रही है मैंने सुना, और जो गैस में काला बाजारी हो रही है, बाकी और चीज़ों में जहाँ पे शॉर्टेज है वहाँ पे काला बाजारी हो रही है। तो सरकार को बड़े सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, और सरकार को एक एग्जाम्पल भी पेश करना पड़ेगा कि हम सब चीज़ों को ठीक रखेंगे, हम करप्शन को कम करेंगे। ये काला बाजारी करप्शन के रहते चलती है, करप्शन को कम करेंगे तो काला बाजारी भी कम होगी। तो सरकार को जो ये जो करप्शन है, जो खासकर जो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जो करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उन पे भी, तो यानी कि सरकार को अपने जो लोग हैं उन पे भी रोक लगानी पड़ेगी कि वो इस तरह के करप्शन वगैरह में ना इंडल्ज करें, क्योंकि जो हमारी रूलिंग पार्टी है वो आजकल सुना है करप्शन से काफी पैसा कमा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब लोगों को जो कहते हैं ना फैसिलिटीज मिल जाती हैं, सपोर्ट मिल जाता है तो उससे पैसा कमाने में लग जाते हैं। एक अरुण जी, दो क्वेश्चन और मैं साथ के साथ ले लेना चाहता हूं, उनके बेशक आप छोटे छोटे जवाब भी दे सकते हैं। एक तो क्या ऐसा लग रहा है आने वाले समय में सरकार को एलपीजी जो डोमेस्टिक है प्लस जो पेट्रोल है, डीजल है, इनके क्या पैसे, इनके दाम बढ़ाने पड़ेंगे, नंबर वन। और साथ के साथ में आने वाले समय में डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति क्या रहने वाली है? देखिए दाम तो बढ़ाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो आपका कच्चा तेल बाहर से आ रहा है, जो आपकी गैस बाहर से आ रही है, वो तो महंगी आ रही है। और यहाँ पे आप जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जिन्होंने पहले काफी पैसा कमाया, तो अब वो काफी लॉस में जा रही हैं। 1000 करोड़ रोज का, यानी 30,000 करोड़ रुपए महीने का जो लॉस हो रहा है ना। तो मतलब कुछ समय तक तो वो झेल लेंगी, क्योंकि उन्होंने पहले बहुत प्रॉफिट कमाया, लेकिन वो कितने समय तक झेलेंगी। तो इसलिए सरकार को करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वगैरह हैं, इनको आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो सब्सिडी आप जब बढ़ाएंगे तो आपका जो बजट में आ जाएगा कि जो आपके सब्सिडी वगैरह काफी तेज हो रहा है। दूसरा ये कि जब एक्चुअल में कमी है, जब पेट्रोल की, डीजल की, क्रूड की, एलपीजी की कमी है, तो आपको वो कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा कि कंजम्पशन जो इन एसेंशियल्स है उसमें अगर आप कम कर दें, तो यहाँ पे जो एसेंशियल्स है उनमें आपको कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी एक बैलेंसिंग तो करना ही पड़ेगा, है ना। अगर वो बैलेंसिंग नहीं हुआ तो इसलिए कुछ तो मुझे लगता है कि ये पेट्रोल के दाम बढ़ाएंगे, डीजल के दाम बढ़ाएंगे तो उससे इन्फ्लेशन और तेज होगा। इसलिए मुझे लग रहा है पेट्रोल के दाम बढ़ाने चाहिए, डीजल के इतने नहीं बढ़ाने चाहिए। एविएशन का भी। इसमें अरुण जी एक और बात बताइए, जैसे मान लीजिए प्राइस बढ़ाने की जगह एक्साइज ड्यूटी अगर ये अपनी सरकार कम कर ले, क्योंकि सरकार ने भी तो इतने समय में खूब मोटा मुनाफा कमाया है, एक्साइज ड्यूटी जो ना बहुत ज्यादा उन्होंने वसूली है। देखिए एक्साइज ड्यूटी एक मुनाफा नहीं है, एक्साइज ड्यूटी से आपने जो है वो बजट को फाइनेंस किया है, और बजट में आपको तरह तरह के एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं। आपका अगर एक्साइज ड्यूटी कम हो जाएगा तो बजट का डेफिसिट आपका बढ़ जाएगा, आपको बजट का डेफिसिट और बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए एक्साइज को हम प्रॉफिट नहीं कह सकते, जो कंपनियों ने कमाया है वो प्रॉफिट है। तो वो जो कंपनियों ने कमाया वो प्रॉफिट है, तो वो अभी आप जो लॉस है उसको बैलेंस कर सकते हैं थोड़ा बहुत, पर वो भी कितने दिन और चलेगा। तो अरुण जी, क्या मैं ये कहूं कि एक्साइज ड्यूटीज लेके सरकार ने अपने चुनाव जीतने का भी एक कार्यक्रम चला रखा है? क्योंकि जी हाँ, उसी जी हाँ, एक्साइज ड्यूटी से या उसी से टैक्सेस से पैसा लेके ही तो फ्री जो मुफ्त रेवड़ियां बांटी जा रही हैं वही जी तो हाँ, जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। वो तो बिल्कुल कि आपको पैसा कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा, तभी आप वो दे सकते हैं, है ना। तो और खासकर स्टेट गवर्नमेंट से वो तो 3% से ज्यादा अपना डेफिसिट नहीं बढ़ा सकती।
तो उनको तो ये एक्साइज ड्यूटी हुआ, जैसे कि वैट हुआ, अब तो वो वैट से ले रही हैं। तो इसीलिए आपने जो पेट्रोल और डीजल वगैरह है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप जीएसटी में नहीं लाए, क्योंकि वो एक कैश काउ है। जब भी आपको जरूरत हो तो आप बढ़ा के उससे जो ले सकते हैं। जैसे पैंडेमिक के दौरान बहुत पैसा सरकारों ने लिया कि जब वैट भी बढ़ा दिया, अपना एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ा दी, उससे पैसा आपने लिया जिससे आपका डेफिसिट कंट्रोल में रहे और आपको जो सब्सिडी देनी है वो सब्सिडी दे सके। तो एक बार आपने एक्साइज वगैरह किया तो पैसा हर साल खत्म हो जाता है, वो तो कोई एक्यूमुलेट नहीं करता है। जो कंपनियों के पास प्रॉफिट है वो जरूर रिजर्व में आता है, तो रिजर्व आपके कम हो जाएंगे, तो कंपनियों का प्रॉफिट चाहे थोड़ी देर समय कम हो तो वो तो एक संभावना है। लेकिन जो आपका दूसरा सवाल था कि अभी डॉलर हम किधर जा रहे हैं, है ना, तो जी अभी हमारी स्थिति काफी बिगड़ने वाली है, क्योंकि हमारे क्रूड रिजर्व हमने काफी एग्जॉस्ट कर दिए हैं, और हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है वो सिर्फ 9-10 दिन का ही है, वो तो कोई है नहीं। तो वो 9-10 दिन का अगर आप उसका जो है एक तिहाई एक चौथाई भी यूज करते चले जाएंगे तो आप जो है ज्यादा 27 दिन 30 दिन आपको चला लेंगे। तो इसलिए जो अभी स्थिति हमारी जो रिजर्व्स की है और जो फिनिश प्रोडक्ट की है वो धीरे धीरे खराब होती चली जा रही है। तो उसकी वजह से हमारा जो इन्फ्लेशन है वो तेज होगा, और जो बाकी जो और हमारे जो सप्लाईज नहीं आ रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम का है, फर्टिलाइजर का है, पेट्रोकेमिकल्स का है, उसकी शॉर्टेज बनी रहेंगी तो उनमें दाम और तेज होंगे। तो इसलिए स्टैगफ्लेशन से हम रिसेशन की तरफ जा सकते हैं। तो रिसेशन में जाने का मतलब ये हुआ कि जो उत्पादन जब एग्रीगेट में गिरने लगेगा, और फिर जब वो गिरेगा तो दाम भी जो नहीं बढ़ेंगे, पर लेकिन जो गिरावट है उससे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ेगी, और जो हमारा जो टैक्स होता है वो टैक्स आना बहुत कम हो जाएगा, तो फिर बजट का डेफिसिट और बन जाएगा। तो दूसरी तरफ क्योंकि गरीब आदमी की परेशानी होगी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, तो सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी, तो इसलिए जो हमारे जो बजटरी क्राइसिस है वो बढ़ जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस बढ़ जाएगा, तो मैक्रो का क्राइसिस बढ़ जाएगा अगर हम रिसेशन की तरफ और 4-5 हफ्ते में निकल पड़े तो। निकल पाए। बिल्कुल अरुण जी, एक लाइटर नोट पे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री तो कहा जाता था जैसे जैसे प्रधानमंत्री की उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे रुपया गिर रहा है, बढ़ रहा है रुपया। तो ऐसे ही हमारे नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, इनकी भी उम्र बढ़ रही है, उधर रुपया भी बढ़ रहा है। तो क्या कोई 40 साल वाला अगर प्रधानमंत्री बनाए तो क्या रुपया उतना नीचे आ सकता है? अब ये तो देखिए जेनजी का जमाना है, सब जगह जेनजी की बात हो रही है। विजय की विक्ट्री हो गई, बलेन शाह की जो नेपाल में विक्ट्री हो गई, पर लेकिन मेरा मानना है देखिए इनके पास प्रोग्राम नहीं है। बलेन शाह को ऑल्टरनेटिव में क्या करना है, विजय को ऑल्टरनेटिव में क्या करना है, तो वो मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति में घिर जाएंगे, क्योंकि जब तक हमने पहले ऑल्टरनेटिव के बारे में नहीं सोचा है तो हम नई नीतियां नहीं बना सकते, और इसी नीतियों पे चलेंगे तो इसी तरह का क्राइसिस होगा। थोड़ा बहुत हम करप्शन पे शायद हम डील कर लें, थोड़ा बहुत हम शायद महिलाओं को ज्यादा कुछ दे दें, थोड़ा बहुत हम रोजगार पे कर दें, पर लेकिन ओवरऑल स्थिति इससे नहीं सुधरने वाली कि हमारे जेनजी आ जाए। जेनजी के पास एक प्रोग्राम होना चाहिए, पर जेनजी अभी जो है वो एक तरह से उफान पे है, मतलब उसको लग रहा है कि जो पहले था वो खराब था, पर उसको ये नहीं पता कि आने वाले समय में क्या करें। अब आने वाले समय में तो जबरदस्त क्राइसिस आ रहा है, मतलब वो बहुत लंबा नहीं, जो युद्ध हो रहा है, जो हमारा जो आपका जो पेट्रोल डीजल का जो प्रॉब्लम बढ़ रहा है, जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, जो पर्यावरण का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, वो आने वाले 2-3 साल में जबरदस्त क्राइसिस लाएगा, और जेनजी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है उससे डील करने का। जेनजी तो कंज्यूमरिज्म में फंसा हुआ है, तो कंज्यूमरिज्म से तो इसका समाधान नहीं निकलने वाला जो हमारे जो पर्यावरण का, तो इसलिए अभी उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये ठीक है कि उन्होंने जो पहले लोग थे उनको रिप्लेस कर दिया, वो बहुत करप्ट थे, वो समाज की समस्या नहीं हल कर पा रहे थे, पर इनके पास भी कोई प्रोग्राम मुझे नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरुण जी, अगर हमें समस्याओं से निजात पानी है तो कोई ना कोई एक सॉलिड प्रोग्राम के साथ आना होगा, उसे इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी हम समस्याओं से निजात पा सकते हैं, अन्यथा कहीं ना कहीं हम फिर ट्रैप हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।